हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट माना जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कब बना है, कॉन्ट्रैक्ट से क्या मीनिंग होते हैं, एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। साथ ही साथ नेचर और इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ हम स्टडी करेंगे। बच्चों, 1872 से पहले इंडिया के पास ऐसे कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। जब भी कोई इशू आता कोर्ट में, या तो कोर्ट नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता या फिर इंग्लिश लॉ को फॉलो करता, जिससे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती थी। इसलिए 1872 में एक एक्ट बनाया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। ये एक्ट क्या करता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ है उनको गवर्न करता है और पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। जब ये एक्ट बना उस टाइम इसमें पूरे 11 चैप्टर्स थे, जिसमें 266 सेक्शन हुआ करते थे। अब इतने नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनके लिए अलग एक्ट बना दिया गया। 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना, 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना। इनके अब सेपरेट लॉ हैं, जो भी हम पढ़ेंगे उसको भी पढ़ेंगे हम बाद में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो उसमें कौन से प्रोविजंस हैं? सबसे पहले तो कुछ जर्नल प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कि सेक्शन 1 से लेके 75 तक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जो आप बिजनेस लॉ में पढ़ते हो। एक तो आपके पास इंडेमनिटी एंड गारंटी, दूसरा है बेलमेंट एंड प्लेज, और थर्ड है आपके पास एजेंसी। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप सब चीजें पढ़ेंगे कि भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, कौन से रेगुलेट करते हैं उसको, ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं जो कि वैलिड माने जाएंगे, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सिबल होते हैं लॉ के द्वारा, जितनी भी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की उनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। अगर कोई एक पार्टी ब्रीच कर देती है, मतलब उल्लंघन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस थी, तो जो अग्रीड पार्टी है जिसके साथ ब्रीच हुआ है उसके पास कौन सी रेमेडी अवेलेबल होती है। तो ये सारी चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ब्रीफ में हम इसको समझते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजल क्या होता है। जब एक पर्सन किसी काम को करने या ना करने की विलिंगनेस जाहिर करता है कि भाई चाहे मैं काम करना चाहता हूँ कोई काम, या मैं नहीं करना चाहता, वो अपनी विलिंगनेस बता रहा है, दैट इज अ प्रपोजल। नेक्स्ट आता है आपके पास में एक्सेप्टेंस, जिसको उसने अपनी विलिंगनेस बताई है, अगर वो उस चीज के लिए उसको सहमति दे देता है, अपनी कंसेंट दे देता है, दैट इज एक्सेप्टेंस। भी सामने वाले का ऑफर हमने एक्सेप्ट कर लिया। जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों आ जाते हैं तो बन जाता है एग्रीमेंट। ओके, तो एग्रीमेंट के लिए क्या चीज जरूरी है कि किसी ने कोई ऑफर दिया हो और सामने वाले ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी सहमति दे दी हो, तो आपका एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। जब इस एग्रीमेंट में लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी जुड़ जाती है, मतलब जो पार्टीज हैं उनके कुछ ऑब्लिगेशंस और राइट क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आप लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी। किसी, देखो एग्रीमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके अंदर लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी होती है, तो वो बन जाते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो इनको हम एक बार और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो क्या हुआ, मैंने बोला एक पर्सन किसी भी काम को करने या ना करने की विलिंगनेस बता रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। मान लो ए एक पर्सन है, ऑफिस जाता है, उसको उसका लैपटॉप पुराना हो गया है, उसको अपना लैपटॉप बेचना है। तो उसने अपने कलीग बी को बोला कि भाई मैं अपना लैपटॉप तुम्हें बेचने को रेडी हूँ। बी को लैपटॉप की नीड थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला ठीक है, मैं 20,000 में तुम्हारा लैपटॉप लेने को रेडी हूँ। देखो, एक ने प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, आपका एग्रीमेंट फॉर्म हो गया है। अब हम देखते हैं लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी में हम कुछ कंडीशंस देखते हैं कि भाई दोनों ने अपनी मर्जी से किया है काम, किसी ने इन पे जोर जबरदस्ती नहीं करी है, कंसिडरेशन लॉफुल है, मतलब बदले में जो चीजें मिल रही है वो लॉफुल है। एक को लैपटॉप मिल रहा है, दूसरे को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो हमने देखा भी दोनों मेजर हैं, मतलब
कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अडल्ट हैं, 18+ हैं, उनकी कंसेंट भी फ्री है, कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं हुई है, लीगल कंसिडरेशन है, दोनों को बदले में सही चीजें मिल रही हैं, ऑब्जेक्ट भी इनका लीगल है। तो यस, इन पे लीगल इन्फोर्सिबिलिटी एप्लीकेबल होती है। जब कोई भी एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब कि अगर इसमें से एक भी पार्टी अपना काम नहीं करेगी, ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगी, तो क्या होगा, उसको कोर्ट में लिया जा सकता है, लेके जाया जा सकता है। देखो मान लो अगर ए ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं लैपटॉप नहीं दे रहा, बी ने पैसे दे दिए, फिर भी उसने लैपटॉप देने से मना कर दिया, तो बी ए के अगेंस्ट केस कर सकता है। दूसरी तरफ ए ने लैपटॉप दे दिया लेकिन बी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो भी उसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। बच्चे एक ना और चीज में देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होते। अब यहाँ तो हमने लैपटॉप की बात करी थी। मान लो ए ने बी को बोला था कि आज ना तुम मेरे घर खाने पे आना। बी ने बोला ओके, लेकिन वो गया नहीं। क्या ये लीगली इन्फोर्सिबल है? नहीं, ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है इस चीज पे कि आप किसी को आपने खाने पे बुलाया और सामने वाला आया नहीं, आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जाओगे। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो बनता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जोड़ दी जाती है तो बन जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अगर हम मीनिंग की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में बच्चा आप बोल सकते हो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस व्हिच द लॉ रिकॉग्नाइजेस एंड इन्फोर्सेस। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है और को इन्फोर्स कर सकता है, मतलब उसको लागू कर सकता है। अब डेफिनेशन की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बच्चे सेक्शंस हैं जिसमें आपको डेफिनेशन मिलती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच आप इसको बोलते हो, ये कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है एग्जैक्टली कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है बच्चे? एक एग्रीमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट तो सारे ही होते हैं, ठीक है, पर जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है उसको आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें दो हमारे एलिमेंट्स होने जरूरी हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। पहला तो है आपका एग्रीमेंट, दूसरा है इट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट हमने अभी डिस्कस किया था, एग्रीमेंट क्या होता है? जब एक पर्सन ऑफर देता है और सेम ऑफर को सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, इसको बोलते हो आप एग्रीमेंट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आपके एग्रीमेंट बनते हैं। अगर उस एग्रीमेंट को लॉ से इन्फॉर्सिबल किया जा सकता है, लीगली बाइंड किया जा सकता है, मतलब अगर उसमें उसमें से कोई भी एक पार्टी अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती, प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती है, तो इस केस में लॉ उनको फोर्स कर सकता है। कंपेल का मतलब होता है एक तरीके से लीगली फोर्स या इन्फोर्स कर सकता है कि आप अपना प्रॉमिस या अपनी ड्यूटी पूरी करो जो आपके एग्रीमेंट में लिखी हुई है। सो इसको बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जब दोनों एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं कि भाई एग्रीमेंट भी है, मतलब एक ऑफर भी आया था, सेम उस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया था और उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ किया जा सकता है, तो ये दोनों एलिमेंट जब प्रेजेंट होंगे तो आपका बन जाएगा, वो सारे एग्रीमेंट बन जाएंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक बाइक है, आपने उसका ऑफर दिया कि मैं इस बाइक को बेचने को रेडी हूँ 50,000 में, और किसी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, भी ठीक है मैं खरीदने को रेडी हूँ इस बाइक को 50,000 में जितना आपने बोला है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे एक ऑफर हुआ, उस ऑफर को उसी सेंस में एक्सेप्ट किया गया, तो क्या बन गया आपका एग्रीमेंट, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। और क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? कि भाई बिल्कुल, अगर इनमें से किसी ने भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, या तो भाई पैसे ले लिए बाइक नहीं दी, या बाइक ले ली पैसे नहीं दिए, तो इस केस में कोर्ट बोल सकता है जिसने भी ब्रीच किया है कि वो अपना जो प्रॉमिस है परफॉर्म करे। तो ये क्या बन गया? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट है, एग्रीमेंट भी है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सपोज आपने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया कि आज मैं तुम्हें मूवी के लिए लेके जाऊंगा, और बाद में मना हो गया, तो क्या आपका दोस्त आप पे केस करेगा कि नहीं इसने मुझे मूवी के लिए बोला था लेके नहीं गया? तो ये किस टाइप के एग्रीमेंट है बच्चे? सोशल एग्रीमेंट है। यहाँ पे ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, बट सोशल एग्रीमेंट है, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स नहीं होते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं।
चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहले आप बता सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलेंट्री एक्ट है। अ कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस फ्रॉम द वॉलेंट्री एक्ट ऑफ द पार्टीज नॉट बाय फोर्स ऑफ लॉ। लॉ के द्वारा आपको फोर्स नहीं किया जाता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, आपकी कंसेंट से चीजें होती है, अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो तो भी वॉलेंट्री एक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो आप, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप मान लो अर्न कर रहे हो इतना कि टैक्स स्लैब में आते हो, टैक्स पे करना आपका कंपलसरी होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता। नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। बच्चों जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो ना, तो जितनी पार्टीज होती हैं उनकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, दोनों पार्टीज के बीच में कुछ राइट एंड ड्यूटीज उनको मिल जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, सो सेलर की क्या ड्यूटी रहेगी कि वो गुड्स डिलीवर कर दे। बायर की क्या ड्यूटी रहेगी कि वो प्राइस पे करे। राइट्स क्या मिलेंगे, सेलर का वो राइट जो उल्टा हो जाएगा, अब सेलर का राइट होगा कि जो गुड्स डिलीवर कर रहा है उसके बदले में उसको पैसे मिले। ओके, बायर का राइट क्या होगा, जो पैसे दे रहा है उसके बदले में उसको गुड्स मिले। तो इस तरीके से राइट्स एंड ड्यूटीज यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे आर रिजल्ट ऑफ फ्री कंसेंट। अब यहाँ पे कंसेंट में दो चीजें आती हैं। एक तो कंसेंट में मतलब ये बोलोगे सहमति में सेम चीज पे सेम इंटेंशन के साथ आपकी सहमति बन रही है। दूसरा जो आप कंसेंट दे रहे हो, बेसिकली जो एक्सेप्टेंस दे रहे हो किसी भी ऑफर के लिए, उसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, अपनी मर्जी से आप कंसेंट दे रहे हो, ना कोई जोर जबरदस्ती है, ना कोई फ्रॉड, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस्टेक से आप सहमति नहीं दे रहे हो। अगर आपसे डरा धमका के आपसे किसी चीज पे सहमति बनवाई जा रही है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नेचर का नहीं होता। नेक्स्ट आप बता सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। देखिए एक्सप्रेस का मतलब होता है जो चीज प्रॉपरली बोली गई है या लिखी गई है उसको एक्सप्रेस बोलते हो। इम्प्लाइड का मतलब होता है कि आपका जो कार्य, आपका जो कंडक्ट है उससे आप मान लेते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो लिखित का तो सबको पता ही है कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बस बोर्ड करी है, ओके, तो ये आपका अपने आप ये इम्प्लाई हो जाएगा, अगर बस बोर्ड करी है, आप कहीं जा रहे हो तो उसके बदले में आपको किराया देना पड़ेगा, ये आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट इज बाइंड्स द पार्टीज लीगली। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वो लॉ की नजरों में रिकॉग्नाइज होता है, वो हमेशा इन्फॉर्सिबल बाय लॉ होता है, हमने पढ़ा है अभी। तो दोनों पार्टीज पे बाइंड करता है। अगर कोई भी पार्टी नॉन परफॉर्मेंस देगी, मतलब परफॉर्म नहीं करेगी अपनी ड्यूटी, तो दूसरा पर्सन जो अदर पार्टी होएगी वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है या कोर्ट को बोल सकता है वो अपना काम पूरा करे। नेक्स्ट इज इट रिजल्ट्स इन सिविल लाइबिलिटी नॉट क्रिमिनल लाइबिलिटी। मैंने बोला कि दोनों पार्टीज लीगली बाइंड होती हैं, बट जितनी भी अगर ब्रीच होती है सिविल लाइबिलिटी उनकी बनती है। या तो बोला जाएगा, कोर्ट उनको बोलेगा भाई जो आपकी ड्यूटी थी परफॉर्मेंस की आप उसको पूरा करो, जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोली गई थी उसको पूरा करो। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो डैमेजेस का क्लेम हो सकता है। ठीक है, इस चीज के लिए उनको जेल या फिर क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं बनती, इसीलिए जो ऑफेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अलग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो बच्चे ये एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए एक एग्रीमेंट तभी बनता है जब किसी ने ऑफर दिया हो और सामने वाली पार्टी ने उस ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट किया हो। ठीक है, तो जितनी भी एक्सेप्टेंस होती है एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। जो चीज बोली गई है ऑफर में एज इट इज वो एक्सेप्ट की गई हो, उसी सेंस में एक्सेप्ट की गई हो, बिना किसी शर्त के। फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर दिया बी को गाड़ी बेचने के लिए अपनी 3 लाख रुपए में। बी ने बोला ओके मैं रेडी हूँ 3 लाख रुपए में आपकी गाड़ी लेने के लिए। तो देखिए सही तरीके से ऑफर दिया गया है, उसी सेंस में एक्सेप्ट किया गया है बिना किसी कंडीशन के लिए, तो ये इसको वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल इज द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बच्चे हम यहाँ पे इंटेंशन को चेक करेंगे, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, जो ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ है, क्या उससे लीगल रिलेशनशिप बनेगा, कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनेगी कि इन केस ऑफ ब्रीच क्या आप सामने वाले को स्यू करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को प्रॉमिस किया कि आप मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए और मैं आपको इसके बदले में 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लीगल इंटेंशन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर ब्रीच हुआ
तो कोई भी पार्टी सामने वाले को उस चीज के लिए स्यू कर सकती है। देखिए, अगर पढ़ा दिया ट्यूशन और पैसे नहीं मिले, केस होएगा। अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाया और पैसे ले लिए, तो भी पहले वाली पार्टी केस कर सकती है। तो इस चीज में लीगल इंटेंशन एग्जिस्ट करती है, लीगल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है दोनों पार्टीज की। अगर इसका हम काउंटर एग्जांपल की बात करें, अगर ए ने प्रॉमिस किया अपने फ्रेंड बी को कि मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा, एक तरीके का सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, क्यों? इसमें लीगल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो आप अपने दोस्त को डिनर पे नहीं लेके गए, वो आप पे केस नहीं करेगा कि भाई कैसे नहीं लेके गया। अब मान लो आपने तो उसको प्रॉमिस कर दिया डिनर पे लेके जाने का, आप लेके नहीं गए, उसने खुद ही बाहर जाके कहीं खाना खा लिया, उसका बिल आ गया 5,000 का। वो थोड़ी ना आप पे स्यू करेगा, भाई तेरी वजह से मेरे को बाहर खाना पड़ा, अब तू इसके पैसे भर। तो ये चीजें सारी सोशल एग्रीमेंट्स में आती हैं, इनका लीगल ऑब्लिगेशन का कुछ भी इंटेंशन नहीं बनता, तो ये सारी चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाती। नेक्स्ट एसेंशियल इज लॉफुल कंसिडरेशन। बच्चे, कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन का मतलब होता है कि बदले में आपको क्या मिल रहा है, जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उससे बदले में आपको क्या मिलेगा। जितनी भी कंसिडरेशन होती हैं ये हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप किसी शॉप पे गए हो, शॉपकीपर आपको गुड्स बेचने को रेडी है, 5,000 के गुड्स बेचने को रेडी है, तो आपको क्या मिला? आपको मिले गुड्स, जो आपने सामान खरीदा। उसको क्या मिला? उसको मान लो 5,000 रुपए मिल गए, तो ये आपकी कंसिडरेशन है। उसके लिए कंसिडरेशन है, शॉप वाले के लिए पैसा, आपके लिए कंसिडरेशन, आपको बदले में मिल रहे हैं गुड्स, और दोनों लॉफुल है, इसमें कुछ क्रिमिनल ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो भी लॉफुल कंसिडरेशन अगर आती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आपका आएगा। अब अनलॉफुल का एग्जाम्पल हम देखते हैं। किसी ने, ए ने मान लो बी को पेमेंट करी है कि तू ना एक काम कर, किसी का मर्डर कर दे, इसके बदले में मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। एग्रीमेंट तो है, यहाँ पे ऑफर हो रहा है और एक्सेप्टेंस भी हो रही है, बट जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई बी ने क्राइम भी कर दिया, उसको पैसे नहीं मिले, जो 1 लाख प्रॉमिस हुआ था, क्या वो कोर्ट में जाएगा भाई मैंने मर्डर किया था पर मुझे पैसे नहीं मिले, वो खुद पहले पकड़ा जाएगा। तो जब कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनता। नेक्स्ट एसेंशियल इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। हमने बोला यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक ऑफर देती है, दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है। तो जो हमारी पार्टीज हैं इनका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कॉम्पिटेंट कौन होता है, कौन पर्सन है कॉम्पिटेंट? फर्स्ट, जो मेजर हो, मतलब अडल्ट हो, 18 या उससे ज्यादा एज का हो, उसको हम कॉम्पिटेंट मानते हैं। अगर आपकी आयु 18 से कम है तो आप माइनर हो गए, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। दूसरा, साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, उसको किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। जहां आप रहते हो, मान लो हम इंडिया में रहते हैं, वो इंडिया किसी लॉ, किसी कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आप कंपिटेंट नहीं हो। तो ये तीनों चीजें होनी जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, 25 साल का पर्सन है, वो किसी सेल एग्रीमेंट में एंटर करता है, बी के साथ में सेल डीड में साइन करता है, वैलिड कैपेसिटी है, भाई साउंड माइंड है, डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, मेजर है, तो वो एंटर कर सकता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर आपने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, स्टार्टिंग से ही आपका वॉइड माना जाता है, मतलब अमान्य होता है। आपने मान लो किसी माइनर को, जो 18 से कम आयु है जिसकी, आपने उसको 20,000 रुपए दे दिए, अब आप उससे मांग नहीं सकते, क्योंकि जितने भी माइनर होते हैं वो पाने का तो उनको अधिकार होता है, आप उनसे दोबारा से वापस ये ले नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो हमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी चेक करनी पड़ेगी किसी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए। नेक्स्ट एसेंशियल इज फ्री कंसेंट। बच्चे, कंसेंट क्या होता है? हिंदी में पता है सहमति कहते हैं, बट आप कैसे बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ पे कंसेंट का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम सेंस में सेम चीज पे एग्री होने चाहिए, उसको आप बोलते हो फ्री कंसेंट, बिना किसी दबाव के। तो जो कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी जब उसमें ये सारे एलिमेंट्स ना हो। कौन कौन से? कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ओके, अगर ये सारी चीज से फ्री होगी कंसेंट, उसको बोलेंगे हम फ्री कंसेंट। मतलब एक एग्जांपल पहले लेके चलते हैं हम लोग कि मान लो एक किसी ने अपना लैंड दूसरे को बेचा अपनी मर्जी से, साइड ये जानने के बाद में, इसको बोलेंगे फ्री कंसेंट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर वही लैंड उस पे उसको गन पॉइंट पे रख के
उससे साइन करवाए, जैसे मूवीज वगैरह में नहीं देखते कि भाई गन पॉइंट पे रख के या फिर कैसे दबाव डाल के धमका के साइन करवाए गए हैं, तो एक आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती, तो एक कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं बनता। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉशन मतलब बच्चे होता है डरा धमका के, दबाव में, अनड्यू इन्फ्लुएंस गलत तरीके से दबाव बना के। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आपको बोल दे कि भाई मैं तुम्हारा इलाज तब करूंगा जब तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मतलब कम पैसे दे के या कैसे भी, तो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड आप सब जानते हो, फ्रॉड में क्या होगा कि मान लो आपको कोई गुड्स बेच देता है लेकिन वो नहीं बताता भाई गुड्स में डिफेक्ट था, ये फ्रॉड माना जाएगा। इसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत चीज बता के, मान लो आपको कोई गाड़ी बेच दे ये कह के कि नई है, थी वो पुरानी, सेकंड हैंड, तो क्या हो जाएगी, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसके बाद मिस्टेक की अगर हम बात करें, मान लो आप अपने दोस्त से किसी से गाड़ी ले रहे हो, उसके पास दो गाड़ी, एक ब्लैक एंड व्हाइट, वो आपको गाड़ी बेचने को रेडी है, आप लेने को लिए रेडी हो, पर वो अपनी साइड से बेच रहा है ब्लैक, आपने एग्री किया व्हाइट समझ के, तो सेम चीज पे आप लोग एग्री नहीं हुए ना सेम सेंस में, तो ये भी आपकी ये फ्री कंसेंट या कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये जितनी भी चीजें बताई हैं इनसे आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसका पर्पस बच्चों लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी लॉ से फॉरबिड नहीं किया गया हो, ठीक है, फ्रॉड इन्वॉल्व ना हो, किसी प्रॉपर्टी या पर्सन के अगेंस्ट कुछ हार्म ना कर रहा हो उसमें, तो ये सारी चीजें हमारे लॉफुल ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए। सो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर मान लो कोई एग्रीमेंट कर रहा है एक शॉप ओपन करने के लिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन वहीं ए एग्री कर रहा है बी को लीगल ड्रग्स बेचने के लिए, ये इनका एग्रीमेंट हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ड्रग्स अनलॉफुल है, तो ये आपका वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं। वॉइड अमान्य एग्रीमेंट होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, जितने भी आपके इलीगल चीजें हैं ना बच्चों, स्टार्टिंग से आपकी वॉइड ही मानी जाएंगी। नेक्स्ट एसेंशियल इज सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। एग्रीमेंट की बच्चों जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना वो क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, कुछ भी एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं, सब कुछ डेफिनेट होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बाजार में गए दुकान पे, आपने दुकानदार को बोला भाई 2,000 रुपए पर बैग के हिसाब से मुझे 10 बैग दे दो, दुकान वाले ने बोला चलो ठीक है ओके, मैं आपको 2,000 रुपए के हिसाब से 10 बैग दे देता हूँ। सारी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन थी भाई, बैग्स भी बता दिए कितने हैं, कितना प्राइस लगेगा वो भी बता दिया, दोनों पे सेम पे एग्री हो गए, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने जाके बोला भाई कुछ राइस दे दे और ठीक ठाक लगा लियो, तो इसमें ना तो आपने बताया कि टोटल कितना आपको क्वांटिटी चाहिए, ना आपने प्राइस एग्जैक्ट बताया, तो ये आपकी कुछ भी यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं थी, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मान लो सामने वाला शॉप वाला आपको दे दे 4 बैग दे दे या 4 दाने दे दे, आपने तो कुछ बताया ही नहीं है ना, और प्राइस अपने हिसाब से कुछ भी लगा दे, तो वो भी आपका सर्टेन नहीं माना जाएगा। या आप यूं भी बोल दोगे ना, अगर 2-4 हज़ार रुपए के हिसाब से दे दे, तो वो भी यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। तो अगर कभी भी अगर सर्टेनिटी नहीं रहेगी टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट एसेंशियल इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि भाई जो एग्रीमेंट हो रहा है वो परफॉर्म भी हो सकता है, ऐसा नहीं है आप कुछ इम्पॉसिबल चीज ही मांग रहे हो। मान लो आपने किसी को घर बेचा, ठीक है, पॉसिबल है घर बेचना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो आपने सामने वाले से एग्रीमेंट किया कि एक काम कर, कोई डेड पर्सन है किसी का, आपने नाम लिया, उसको वापस जिंदा कर दे, नहीं हो सकता ना ये, और सामने वाले ने मान भी लिया, अगर उसने जिंदा नहीं किया उस पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट बोलेगा क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है, या ये तो स्टार्टिंग से बच्चा पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में इम्पॉसिबल हो जाती है, तो कौन सी चीजें होंगी, मान लो कोई ऑथर है, उसने पब्लिशर को प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपके लिए ये बुक लिख दूंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब बुक लिखने से पहले ही सपोज को हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट जब था तब तो चीज पॉसिबल थी बुक लिखनी, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन जिंदा था, लेकिन अब अगर वो पर्सन मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, ऐसे केस में अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा उसकी डेथ के बाद में। तो जितनी भी इम्पॉसिबल टास्क वाली चीजें हैं वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगी।
नेक्स्ट एसेंशियल इज एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। बच्चे ये क्या होता है? देखो कुछ चीजें तो मैं समझ में आ गई है कि कैसे कैसे अमान्य होती है, लेकिन लॉ में ही कुछ चीजें दी गई है, साफ साफ बोली गई है कि वह इसमें से कुछ है ना, तो वो आपका अमान्य ही माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा लॉ कहता है जितने भी एग्रीमेंट से विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें से कुछ आपको वापस नहीं मिल रहा, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या अनलॉफुल कंसीडरेशन है, ऐसी चीजें आपकी वॉइड मानी जाएगी। जितने भी वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं ये आपके वॉइड माने जाएंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें मतलब फ्यूचर रिलेटेड कोई चीज पे आप बेट लगा रहे हो। ओके, सो एग्जाम्पल के समझते हैं, अगर नॉर्मली कोई भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो बच्चे, आपने गुड्स बेचने का कोई एग्रीमेंट किया है, वो आपका वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वहीं पे एग्रीमेंट कर रहे हो किसी मैच पे बेट लगाने की, तो वो आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। जैसे मैंने बताया जितने भी वेजरिंग एग्रीमेंट्स है वो एक्सप्रेसली हमारे लॉ ने ही बोला है ये वॉइड माने जाएंगे, तो ये कभी भी आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। मतलब अगर इसमें से कुछ भी ब्रीच होता है, आप कोर्ट के पास इसका रिलीफ लेने नहीं जा सकते हो कि भाई इस ड्यूटी को पूरा कराओ। नेक्स्ट एसेंशियल इज कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। बच्चे देखा जाए ना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए जरूरी नहीं है आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़े। जैसे मान लो आप दुकान पे गए सामान खरीदने के लिए, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी की नीड नहीं है, कोई स्टैंप की नीड नहीं है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। मान लो राइटिंग में होना चाहिए, स्टैंप लगना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी, तब वो वैलिड बनेगा, तो वो तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जितने भी आपकी प्रॉपर्टी वाली चीजें होती है, आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसके लिए रजिस्टर्ड डीड आपके रिक्वायर्ड होती है, तो इनकी फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मीनिंग, नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आप भी बच्चों देखो कि डे टू डे लाइफ में कौन से एग्रीमेंट्स है जिसमें आप एंटर करते हो, क्या वो लीगली इन्फॉर्सेबल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं तो क्या उसमें एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। ओके, सो ये आप देखिए। अगर कोई भी डाउट है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।